एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह की एक और कहानी, बालू घाट की मछली। सुबह की उजास अभी आंगन में उतरी भी नहीं थी कि खोखन की खटर पटर शुरू हो गई। वह थोड़ी देर बेला से छेड़छाड़ करता, लेकिन जब वह ऊह आह करते हुए अपनी अधूरी नींद की मिठास में डूबी ही रहती, तो वह कलाई में बंधी घड़ी देखते ही घबरा कर उठ बैठता। करीबन रोज ही या तो जानबूझकर या फिर आदतन खोखन जोर जोर से कुल्ला गलाली करना शुरू कर देता, ताकि उसकी घरवाली बेला उसके लिए कम से कम एक कप चाय तो बना ही दे। लेकिन वह कम चालाक नहीं थी। बहाना बनाए चुपचाप लेटी आंखें बंद किए ही उसके क्रियाकलापों का लेखा जोखा करती रहती। हार कर स्टोव पर जब वह चाय का पानी चढ़ाता तो सोचता, चलो एक कप की बजाय 2 कप बना लेते हैं, और बेला उसके साथ चाय पीते हुए इसे कोई एहसान नहीं समझती। आखिर उसके सुंदर रूप रंग का कुछ तो फायदा उसे मिलना ही चाहिए। खोखन तो बेला से शादी के लिए रात दिन उसके बाबा के आगे पीछे किए रहता था। तब तो बाबा इस खोखन से शादी के लिए तैयार हुआ था। उस समय वह किसी न किसी बहाने जब देखो तब बेला के पास आ धमकता। खाली हाथ तो वो कभी आता ही नहीं। कभी जलेबी का दोना तो कभी रसगुल्ला लिए ही आता। सबों से छुपाकर उसने उसे बालों में लगाने के लिए लाल, पीला, नीला रिबन भी लेकर दिया था। पहली दफा खोखन 15 अगस्त को बाबा से बोलकर उसके पास साल के भाई को अपने साथ घुमाने भी ले गया था। उसके बाद तो उसे हर रविवार को कभी सिनेमा तो कभी बाजार ले ही जाता। उस समय वह मेस में खाना बनाने का काम करता था और रविवार को उसे छुट्टी रहती थी। बेला के बाबा को वह बहुत पसंद आ गया था। कहता, खोखन खूब भालू छेले आछे। चाय पीते हुए वह खोखन की तरफ देख रही थी। तब खोखन ऐसा नहीं था। मूंछ की पौ ही आई थी। कुछ भी पहन लेता, देखने में बिल्कुल छैन छबीला लगता था। आज के जैसा नहीं कि चमगादड़ सा डैना फैलाए साइकिल पर सवार सुबह जो निकलता तो बस शाम को ही घर आ पाता है। उसे हंसी आ गई अपनी ही उपमा पर। सच, जब डैना फैला कर चलता है तो बिल्कुल चमगादड़ जैसा ही उतना ही फुर्तीला लगता है। सुबह साइकिल पर चढ़ते ही इतनी तेजी से पैडल मारते हुए निकल जाता है जैसे साइकिल नहीं किसी फटफटिया पर जा रहा हो। बेला कभी बाहर फाटक तक तो कभी बरामदे पर बैठी उसके आने की राह देखती रहती। वापसी में पैडल मारने की वह तेजी नहीं रह जाती। थके कदमों से धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए वह आकर बरामदे के नीचे ही साइकिल लगा देता। बरामदे की चौकी पर थोड़ी देर सुस्ता लेता। तब तक बेला चाय पानी ले आती थी। शुरू शुरू में बेला ने खोखन के इस धंधे को लेकर काफ़ी चूं चपड़ की थी, लेकिन बाद में चुप लगा गई। पहले के उसके सभी धंधे में घाटे ही घाटे तो लगे थे। एक यही तो काम था जिसमें बेला शौक मौज का कुछ खरीद पाती थी। खोखन के इस मछली बेचने के काम में थोड़ा लफड़ा तो है। लफड़ा तो आजकल सभी धंधे में है, लेकिन ऊपरी आमदनी भी तो अच्छी है। शुरू शुरू में उसे खोखन और खोखन का यह माछ बेचने का काम दोनों ही बहुत खराब लगता था। कैसा फटा चिटा कपड़ा पहनकर वो मछली बेचने जाता था। लौटता तो मछली की दुर्गंध उसके पूरे बदन में बसी रहती। गर्मी में तो बिना नहाए बिस्तर में वह उसे घुसने ही नहीं देती थी, लेकिन जाड़ों में तो हाथ पैर धोकर ही कपड़ा बदल लेता। शुरू शुरू में बेला जाड़ों की रात में भी उसे नहलाकर ही दम लेती थी, लेकिन एक दिन वह कहीं और सोने चला गया था। तब से कुछ नहीं बोलती थी। कहीं कोई बुरी लत, किसी दूसरी औरत का संग साथ न पसंद आ जाए। रात भर किसी तरह उसके शरीर की गंध को बर्दाश्त करती थी। जो भी हो, नहाए तब भी और नहीं नहाए तब भी मछली के साथ सुबह से शाम तक रहने से उसकी गंध तो ऐसे समा जाती थी कि बेला का जी चाहता था सोडा पानी में उबाल कर खोखन को कपड़ा धोने वाली थापी से इतना पीट पीट कर साफ करे कि वर्षों की समाई उसके शरीर की वह दुर्गंध खत्म हो जाए। इधर कुछ दिनों से खोखन के मछली फरोख्त का काम मंदा चल रहा था। लगातार छोटे छोटे अंतराल पर पूजा पाठ वाला त्योहार पड़ ही जा रहा था। तब बहुत ही कम ऐसे हिंदू थे
जो मछली खरीदते थे। बहुत दिनों के बाद उस दिन एक बंगाली ग्राहक के यहाँ बहू भात के लिए 60 किलो मछली का ऑर्डर था। मंडी में उन दिनों चलानी मछली का भाव तेज चल रहा था। खोखन अपने हिसाब किताब नफ़ा नुकसान में बिल्कुल पक्का है। कभी भी अपने जोड़ घटाव के काम से उसे नुकसान नहीं हुआ है। खोखन ने हिसाब लगाकर देखा कि एक दिन पहले ही मंडी में उतरी बासी मछली लेने से अच्छी आमदनी होगी। ऐसा तो वह रोज ही करता है, कहाँ कोई ग्राहक पकड़ पाता है। उसने मन में हिसाब लगाया और खरीद ली ऑर्डर की मछली। सावधानी तो उसने पहले से भी ज़्यादा बरती थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि बर्फ़ भी कारगर नहीं हो रही थी। दोपहर तक जब वह मछली लेकर पहुंचा तो सड़ांध शुरू हो गई थी। बोलाई बाबू की माँ ने तो देखते ही भांप लिया था कि यह ताजी नहीं है। उन्होंने तो कहा भी था, देखो कौन, माछ भालो होना चाहिए, बाहर का बहुत अतिथि आएगा, तुम तो जानता है हमारा बंगाली समाज को वो लोग निंदा करेगा। लेकिन खोखन अब पहले वाला खोखन नहीं रह गया था। झूठ बोलते ही गला फंसने लगता हो, चेहरे पर बड़े बड़े अक्षरों में जैसे झूठ शब्द अंकित हो जाता हो। अब वह बटी हुई रस्सी समान कई कई ऐंठनों को मिलाकर मजबूत पाक से बिनी हुई रस्सी था। वर्षों से यह सब करते उसका मन ढीठ हो गया था। बोलाई बाबू की माँ की बात सुनते ही क्षण भर के लिए वह विचलित तो हुआ था। पुराने ग्राहक हैं, हमेशा उसी से मछली लेते हैं। लेकिन तुरंत उसने अपने चेहरे के अपराधी भाव को पीछे ढकेल दिया और बनावटी चकित भाव ओढ़ते हुए बोला, रानी माँ, आपने एक ही बोलছেন, এই তো लोकल बालूघाटेर माछ आछे, कोलकाता का बरफवाला माछ नहीं। ऐसा बोलते हुए उसने मछलियों को उलट पुलट कर दिखलाया। मछली में कहीं कहीं नदी की रेत को देखकर रानी माँ आश्वस्त हुई। खोखन को अपनी अक्लमंदी पर मन ही मन मुस्कुराना चाहिए था, लेकिन वह मुस्कुराया नहीं। यह सब कहते हुए वह क्षण भर को भी नहीं सोच पाया कि जो वह कह रहा है गलत है, झूठ है। वह हमेशा टोकरी में जूट के बोरे पर नदी की रेत छिड़कता और उसमें मछली रखकर बेचता था, ताकि बिल्कुल लोकल बालूघाट की मछली लगे। और जब वह लोकल होगी, उसी दिन की जाल डालकर निकाली गई होगी, तो भला बासी कैसे हो सकती है। तभी तो बात चलने पर वह अक्सर कहता है कि उसका यह व्यवसाय मन और आमदनी के माफिक बैठा है। 1 किलो के बटखरे में 100 ग्राम के बट्टे की ऊपरी आमदनी तो कहीं जाने वाली ही नहीं। फिर कलकत्ता, उड़ीसा और आंध्रा से चलाने वाली मछली मंडी में एक दिन के बाद थोक में सस्ते में मिल जाती थी, लेकिन वह तभी मिल सकती थी जब उसी दिन मंडी से खुदरा बेचने वालों से मछली बच जाती हो। जिस दिन 1 या 2 दिनों की भी मंडी से बची हुई बिल्कुल ही गिरे दाम पर मछली मिल जाती थी, वह अपनी बेचने और स्थायी ग्राहक की औकात से ज़्यादा ही खरीद लेता। बर्फ़ में लपेट कर रखता। सड़ांध हटाने की दवा भी उसने खरीद ली थी। दवा पानी में मिलाकर मछली पर रह रह कर छींटा दे देता। थोड़ा बालू तो छिड़क देता ही था। बस लोकल बालूघाट की ताज़ी मछली बनकर ग्राहकों के घर मेहमानों के सामने परोस दी जाती थी। मुंह में स्वाद कुछ गड़बड़ भी लगता तो आंखों का देखा मछली का लाल लाल गलफर, बालू लगा उसका चोइटा मुंह के स्वाद को झूठा करार दे जाता। खोखन रोज रात को खाने पीने के बाद बेला के साथ बैठकर हिसाब किताब करता। बेला पान जमाते हुए हथेली पर अपनी ठुड्डी टिकाए हिसाब जोड़ने में खोखन की मदद करती। बेला को पान खाना बहुत पसंद था, सो वापसी घर लौटते चौरसिया पान खाना वह कभी नहीं भूलता था। पान घर लाना नहीं भूलने का भी खोखन के साथ एक दिल जलाने वाला वाकया जुड़ा था। शुरू शुरू के दिनों में वह जानबूझकर बेला के लाख कहने पर पान नहीं लाता था। उसे जवान औरत का चबर चबर पान खाना कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन तब भी वह शाम को लौटता तो पान की बड़ी सी गिलौरी चबाते हुए दिखती। कुछ पूछने पर एक शब्द बोलती, फिर पान चबाती। उसका लुआब गटकती, तब दूसरा शब्द बोलती। उसका यह सब देखकर जी जल भुन जाता। गुस्सा दबाकर पूछता तो आंख नचाकर मचलते हुए बोलती कि हरिराम से मंगवाया था। ये साला लुच्चा हरिराम इसी ताक में रहता है कि कब किस औरत से बात करने का कौन सा बहाना मिल जाए। बगल के ही ऑफिस में वह दरबान है
लेकिन ये समझेगी नहीं और उसको नीचा दिखाने के लिए दिखला दिखलाकर पान चबाते रहती है। बस उसी दिन से आज तक वह पान लाना कभी भूला नहीं है। खोखन को मछली की खरीद और बिक्री, उसका मुनाफा उतना आनंद नहीं देता जितना उस 1 किलो में 100 ग्राम के बट्टे तथा 1 या 2 दिन पुरानी मछली मंडी से बहुत ही सस्ते दामों पर या कहिए मिट्टी के भाव खरीदी मछली के मुनाफे से होता। जाड़े के दिनों में खोखन की आमदनी और मनोबल का कुछ कहना ही नहीं था। गर्मी से खराब होने का डर नहीं रहता। बासी मछली खरीद लो और कई दिनों तक बेचो खुदरा बाजार भाव से। गर्मी से खराब होने का डर नहीं रहता। खोखन कभी कभी ज़्यादा ही थक जाता था। बेला अक्सर कहती थी उसकी सेहत गिरती जा रही है, तो वह उसकी बात को मजाक में टाल देता। तुम्ही संतुष्ट होते पारो ना कि, और वो लजाकर चुप हो जाती। तुम्ही कथा घोराते खूब जानो। एक जगह बैठकर बेचने में उसे आराम तो है, लेकिन बाजार में उस जगह का 5 रुपया रोजाना तो मासूल देना पड़ता है। अभी तो उसे ठीक बीच बाजार में जगह मिली थी, लेकिन रोज का 5 रुपया और महीना का 100 रुपया का खर्चा सोचकर वह टाल गया था। फिर बीच बाजार में बैठकर बेचने से कभी कभार सरकारी माप तौल विभाग से चेकिंग के लिए जब कोई आता है तो या तो उसका पॉकेट गर्म कीजिए या फिर तराजू बटखारा उठाकर ले जाता है। जब कभी जिस दिन किस्मत खराब रही और विभाग के ईमानदार आदमी से पाला पड़ गया तो लाख कोशिश करने पर या तो तराजू बटखारा से हाथ धोइए या फिर जुर्माना भरिए। अब तो जेल तक जाने का कानून बन गया है। ऐसे ही तो बचा बचा कर पैसा जमा करने से वह बेला के लिए घर द्वार बना सकेगा। बेला के बाबा बूढ़े होने पर जिस जगह बैठकर मछली बेचते थे उस जगह का कोई मासूल नहीं लगता था। वो अक्सर सोचता, बेला के बाबा जब इस संसार में नहीं रहेंगे तो वो जगह उसको मिल जाएगी और तब वहाँ बैठकर आराम से वह मछली बेचा करेगा। क्या करेगा? बचाव के लिए 2 बटखरा रख लेगा, एक सरकारी आदमी को दिखाने के और दूसरा ग्राहक को बेचने के लिए। लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। बेला के बाबा जब मरे तो अपनी वह जगह अपने बेटा को बैठकर मछली बेचने वास्ते दे गए, पैतृक संपत्ति के माफिक। अब क्या करेगा? थोड़ा शरीर में कष्ट होगा, लेकिन महीना में 150 रुपया तो बचेगा। कोई माई का लाल नहीं जो मछली को खराब कह दे। बेला के साथ उसका समझौता था कि बट्टा से और डंडी मारने से जो आमदनी होगी, खोखन उसका हिसाब किताब नहीं पूछेगा। बेला उससे साज श्रृंगार का सामान खरीदेगी और छोटी मोटी शौक मौज की चीज़ें लाएगी। उसके घर में प्रेशर कुकर, पैरों की पायल, गले की सोने की सीकड़ी इसी कमाई के तो हैं। अब तो बेला उस आमदनी के पैसे जोड़ जोड़ कर ब्लैक एंड वाइट छोटा टीवी भी खरीद लाई है। खोखन साइकिल पर टोकरी में मछली रखकर मोहल्ले मोहल्ले बेचता था। जब वह साइकिल की हैंडल में पानी के लिए टीन का एक डब्बा लटकाए, टोकरी में मछली और मछली काटने का फांसुल लिए बेचने के लिए हाथ लगाता, ताज़ा माछ, आज का, तालाब का, बालूघाट का रेहू, कतला, तो वह भूल ही जाता था कि ये माछ न तो ताज़ा है और ना ही लोकल तालाब का और न बालूघाट का है। वर्षों से वह जो बोलता रहा है, सोचता रहा है, वह उसके मन मिजाज में इस कदर समा गया है कि यही उसे सच लगने लगा है। ठीक वैसे ही जैसे उसके शरीर के मनुष्य गंध में मछली की गंध समा गई हो। यदि कोई उसे कहे कि यह तो कलकत्ता, उड़ीसा और आंध्रा की चालानी बर्फ वाली मछली है और जिसे बेचते हुए उसके ही घर में आज 3रा दिन है, तो शायद वह चौंक उठे, याद करने की कोशिश करे कि क्या सचमुच वह आज की नहीं, तालाब की, बालूघाट की मछली नहीं है। जब वो हिसाब मिलाते हुए बेला को अपने बट्टा मारने की कमाई अलग से देने लगता, तब भी किसी को धोखा देने की बात उसके मन से उतर गई होती। वह तो सिर्फ यह कहते हुए चटाई पर कभी तो कभी चौकी पर ठिवना मारे बैठी बेला को वह कमाई देता। लो, ये तुम्हारे हिस्से का आज इतना ही बना है। बेला करीबन रोज ही ठुनकती हुई वह आमदनी मोड़कर अपनी ब्लाउज में ऊपर से खोसते हुए कहती, आज के शुद्ध यही हो लो। जम्हाई लेते हुए खोखन मुस्कुराता, क्या बुझा, ग्राहक एकदम से बोका न की। खोखन ने शादी के बाद शुरू में सब्जी की दुकान चलाया।
उसमें घाटा होने लगा, लेकिन फायदा भी तो था कितना। 5 रुपया 10 रुपया की सब्जी में डंडी मारने से भी कितना फायदा होता। मछली तो महंगी होती है, सो डंडी में एक बार फायदा, सब्जी में दिन भर के फायदे से ज़्यादा ही होता था। धीरे धीरे सब्जी बेचने में इतना कम फायदा होने लगा कि खोखन को घर चलाना मुश्किल हो गया। अपने एक दोस्त की सलाह पर सब्जी बेचना छोड़कर पान की गुमटी लगाकर पान बेचने का काम उसने शुरू किया। वह भी जमा नहीं। खोखन दुखी रहता। शाला नित्य प्रति कोई न कोई कांड इस पान गुमटी के साथ लगा ही रहता है। अपना किस्मत ही खोटा है। जो भी व्यापार करता है सब गंडोगोल हो जाता है। जब तक पुलिस वाले सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट बोलकर गुमटी उठा पुठाकर गाड़ी में ले जाते, तब भी उसे घाटा होता। एक दफ़ा तो रुपया पैसा देकर रुकवा चुका था, लेकिन बाद में एक बार बस का एक्सीडेंट हुआ ठीक उसके पान की गुमटी के पास, तो साहब लोगों की एक जीप आई और गुमटी उठवाकर ट्रक में लाद लिया। फिर तो कई चक्करों के बाद ही वह टूटी फूटी गुमटी मिली थी। उसको उसने औने पौने दाम में बेच दिया और घर बैठ गया। उसका और कोई अपना तो था नहीं, बेला के बाबा के घर ही रहता था। बेला का बाबा मछली बेचने का काम करता था और उसकी माँ मूढ़ी बेचती थी। बाकी की दोनों बहनें दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थीं। 2 बाई थे जो ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ रहे थे। एक बेला ही थी जो कुछ नहीं करती थी। वह थी भी सबसे सुंदर, सबसे लाडली। सो कभी बाबा की लाई तो कभी कोठियों से मांग कर लाई। रंग बिरंगे फ्रॉक पहने, बालों में फूल लगाए, बस इस घर से उस घर, कभी माँ के साथ तो कभी बहन के साथ फुदकती रहती। बेला के बाबा ने ही उसे मछली बेचने के धंधे में लगने को कहा। बेला इस धंधे के नाम से ही नाक भौंसी कोड़ने लगती। फिर बेला के बाबा ने ही उसे समझाया था, এই সব বাড়ি জমিন তোমার এবং তোমার বোনের বিয়ে সব কিছু তো মাছের ব্যাপার, ব্যবসা করেই তো করেছি। ওকে বল মাছ বেচবে, তুমি খুব খাবে পড়বে আর ভালো করে থাকবে। बेला मान गई थी, लेकिन जब से हरिराम को देखने लगी थी उसे खोखन और खोखन का धंधा और भी ज़्यादा बेचैनी गंधयुक्त लगने लगा था। कैसा सुबह से दौड़ते भागते लकड़ी जैसा हो गया था। उस पर दिन भर बीड़ी फूंकते रहता था। बीड़ी और मछली की गंध मिलजुल कर उसमें मितली कर देती थी। वहीं पर हरिराम 10 बजते बजते खूब साफ सुथरा लोहा किया हुआ कपड़ा पहनकर तैयार खड़ा रहता था। फिर साहब लोग, दूसरे कर्मचारी लोग ऑफिस आने लगते थे। हरिराम जैसे ही पहन ओढ़कर तैयार होता था, जब तक उससे आंखें चार नहीं होती वह इधर उधर चहलकदमी करता ही रहता था। लेकिन बेला ने तो कभी नहीं कहा कि खोखन का पहनावा ओढ़ावा उसे पसंद नहीं और हरिराम का सजना संवरना रहन सहन उसे बहुत पसंद है। फिर वो कैसे समझ गया? साहब लोगों के साथ रहते सब कुछ समझने बूझने की अक्ल उसमें आ गई थी। खोखन से भी वो खूब दोस्ती रखता था। उसको दादा और बेला को बोधी कहता था। धीरे धीरे हरिराम का बेला को चस्का लगते जा रहा था। खोखन के जाते ही वह फुर्ती से घर के छोटे मोटे काम निपटाते ही खूब सीट कर बाल बांधती, थोड़ा ऊंचा करके, फिर लाल रिबन पॉनीटेल के स्टाइल में बांधती, आंखों में काजल और माथे पर बिंदी लगाए ताखा पर रखे आईने में अपना ही चेहरा देखकर खुद गा उठती। ज़्यादा नहीं, 2-4 बार ही तो वह भीतर बाहर करती कि हरिराम का ध्यान इधर बढ़ जाता। फिर तो वह अपना दिशा मैदान भी भूल जाता। साली बिल्कुल देशी शराब है, देखा कि नशा चढ़ा। सुबह सुबह अपनी एक झलक क्या दिखाती है कि सारा दिन खराब, नहाना धोना सब धरा रह जाता है। हरिराम बाउंड्री वॉल के पास आकर खड़ा हो जाता। बेला की उस पर नज़र पड़ती और हल्के से वह मुस्कुरा देती। हरिराम बात को आगे बढ़ाता। क्या बोधी, 1 कप चाय मिलेगा? एक खुनी बोलते हुए भीतर से लाकर 1 कप उसे देती और 1 अपने लेती। एक खुनी शब्द का एक एक अक्षर किसी संगीत के मधुर स्वरों की तरह जब तक वह चाय लेकर वापस लौटती उसके रग रग में झनझनाता रहता। हरिराम पूरा घाघ था, सब समझता था। बेला चाय कम पीती थी, मुंह कान ज्यादा मटकाती थी, अपनी आंखें कई कोनों से कई बार ऐसे मटकाती कि हरिराम का गला सूखने लगता था।
उसे एकटक देखते हुए, उसकी एक एक भंगिमा को पीते हुए उसे अपने गांव का कोई भड़कीला गीत याद आने लगता। आरा हिले छपरा हिले पटना हिलेला, गोरी लचके जब कमरिया तो जिला हिलेला, गोरी लचके जब कमरिया तो जिला हिलेला। बेला उस गीत की लड़ी बनी जैसे सामने खड़ी उसे ललकारती होती। धैर्य की भी सीमा होती है। न जाने कब बेला और हरिराम के बीच का वह बाउंड्री वॉल दरक गया। उसमें एक साथ कई सुराखें हो गईं, कभी हरिराम इधर तो कभी बेला उधर। शाम होते ही बेला अपने उसी भाव भंगिमा में खोखन के सामने हाजिर रहती, वैसे ही सजी धजी रहती, वैसे ही अपनी छलकती मुस्कान से खोखन का स्वागत करती। बेला 2 रस्सियों पर बैलेंस करके चल रही थी। कुछ दिनों तक तो ऐसा करने में वह सक्षम रही, फिर दोनों रस्सियों पर बराबर से बैलेंस करने में वह जब लड़खड़ाने लगी तो जाहिर था कि खोखन के प्रति शिथिलता बढ़ती गई। हरिराम तो उसके लिए उफनता हुआ फेनिल समुद्र था। उसके प्रति उदासीनता नहीं कर पाना बेला की मजबूरी थी। बेला का व्यवहार खोखन के लिए भीतर गहरे में अबूझ सा बना उसे परेशान कर रहा था। खोखन इन सब बातों से बेखबर था। वह अपना समय भला क्यों बर्बाद करे। उसे पैसा कमाना था, घर बनाना था और बेला की सारी हसरतें पूरी करनी थीं। जब देखो सड़क छाप लफंगा हरिराम की ही बड़ाई किए जाती है। अपना एक घर बना लेगा और एक रिक्शा खरीद लेगा, फिर टेम्पो, फिर टैक्सी। सोचते सोचते उसे थकान से नींद आने लगती। फिर बेला उसे एकटक देखती रहती। हरिराम नहीं मिला होता तो आज उसका क्या होता, कैसे उसके बदन की गांठ ढीली होती। हरिराम सुबह से शाम तक बीच बीच में ऑफिस से छोड़कर बेला को आकर अपनी बातों से जो गुदगुदाता रहता, उसे सोचते हुए, अपनी सोच में उसे जीते हुए धीरे धीरे वह भी सो जाती, जैसे वह खोखन नहीं हरिराम के साथ सोई हुई हो। फिर सुबह होती और खोखन बेला को जैसे हरिराम के हवाले कर चला जाता। बेला के लिए एक महल बनाने, रिक्शा से टेम्पो और टेम्पो से टैक्सी खरीदने। बेला के बाबा ने ही मछली मंडी के व्यापारियों से खोखन की भेंट करवाई थी। तराजू बटखरा खरीद दिया था। आखिर 12 बरस से भी ज़्यादा हो गए उसे इस मंडी में आते जाते। उसको वहाँ सभी शंकर दादा बुलाते थे और वह शंकर दादा का दामाद था, सो कभी कभार उधारी मछली भी मिल जाती थी। बाबा ने ही अकेले में उसे डंडी मारने की तरकीब भी बताई थी। वह भी धीरे धीरे डंडी मारने में उस्ताद हो गया। इसी बीच एक लफड़ा हो गया। शुरू के दिनों में होता तो कोई बात नहीं, जब वह डंडी मारने में उस्ताद हो गया तभी एक दिन पकड़ा गया और ग्राहक उसका तराजू बटखरा ही लेकर चलता बना। आसपास थोड़ा हो हल्ला भी हो गया था। तभी उसी दिन उसके दोस्त ने, जो उसके साथी मंडी से मछली लेकर बेचता है, उसको एक और गुर की बात बतलाई। अरे खोखन, तुम तो पाक्का बुद्ध हो, बोका मानुष निकला। आजकल इतना तरकीब निकल गया और तुम अभी तक डंडी ही मारता है। देखो मेरा बटखरा और तराजू। बटखरा के नीचे बीच वाला हिस्सा खरीद करते समय ही निकलवा दो। वह 100 ग्राम का होता है और उसमें मोम भर दो। बस बैठे बिठाले 1 किलो में 100 ग्राम का फ़ायदा। दूसरा तरीका भी है। तराजू के एक पलरा में जिसमें मछली रख कर तौलना है, उसके नीचे 100 ग्राम या 50 ग्राम की शक्ति वाला, जितना तुम पचा सको, चुंबक लगा दो। फिर तो आराम से ऊपरी नफ़ा कमाओ। कोई ग्राहक ऐसा जन्म ही नहीं लिया कि पकड़ ले। आज खोखन का मूड बहुत खराब था। तराजू बटखरा जब्त हो जाने से भरी टोकरी मछली वह किसी तरह वहीं दोस्त के पास बैठकर उसी के तराजू बटखरे से बेचता रहा। वैसे साइकिल से घूम घूम कर वह जल्दी ही बेच लेता था। घर आते ही बेला पर चीखने लगा, तुम्हारे बाबा के सिखाए रास्ते पर तो आज हमारा सत्यानाश हो गया। बेला ने जब डंडी वाली बात सुनी तो वह खोखन से भी ज़्यादा जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इसमें हमारा बाबा का क्या दोष? तुम ही हो बोका। आज तक तो मेरा बाबा को कोई कुछ नहीं बोला। खोखन का गुस्सा उसे रोते देखकर काफुर हो गया था। बेला को आज तक उसने रोने नहीं दिया था। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था, बड़ी बड़ी आंखें रोने से सूजी लग रही थीं। खोखन का कलेजा मुंह को आने लगा था। अच्छा बाबा, आमी बोका, आमी खारा, आप तो चुप करो,
तुम्हारा बाबा खूब बालो बस। और रात भर वह मनाते दुलारते रहा। तब अंत में जाकर वह मानी थी। नए तराजू बटखरा की तरकीब से खोखन का काम खूब चल निकला था। आमदनी अच्छी और खतरा कुछ नहीं। लेकिन हाल में एक कांड हो गया और उससे मोहल्ला छोड़ना पड़ा। पास के मोहल्ले की एक मेम साहब ने उसे मंडी से 2 दिन की बासी बर्फ वाली मछली खरीदते देख लिया था और उसी ने अपनी पड़ोसन से यह बात कह दी थी। फिर तो उस पड़ोसन ने 1 हफ्ता पहले उसकी मछली खाकर अपने पति के फूड पॉइजनिंग की घटना को उससे जोड़ते हुए हो हंगामा ही मचा दिया था। अब तक अपने पति की बीमारी का कारण उसने कहीं किसी और तरह के खाने में खोजा था। मछली पर तो ध्यान ही नहीं गया था। भला तालाब का उसी दिन की पकड़ी मछली से कैसे कोई बीमार हो सकता है। दोनों महिला ने जमकर खोखन की फजीहत की थी। लेकिन अंत तक खोखन भला कहाँ उस सत्य को कबूल करने वाला था। वह सत्य उसे याद ही कहाँ रहता था। मोहल्ले के अन्य कोठियों के नौकर चाकर भी वहाँ जमा हो गए थे। वहाँ के दरबान ने उसे एक घुड़की दी, यदि फिर कभी इस मोहल्ले में नजर आए तो तुम्हारी पूरी टोकरी साइकिल सभी जब्त कर लेंगे। खोखन को यह समझते देर नहीं लगी कि इन कोठे वालों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। ये बाबू लोग बड़े से बड़े झूठ को पहचानते हैं, तो इस छोटे झूठ को परखने में कितना समय लगेगा। कोठियों में काम करने वालों की यह भीड़ जो उसे घेरे खड़ी है, जैसे उसने इसके पहले कभी देखी ही नहीं। रात तक अपनी अपनी मालकिन तक पहुंचा ही देंगे कि खोखन सड़ी मछली बेचता है, जिसे फला मेम साहब ने देखा है और जिसे खाकर अमुक साहब स्वर्ग सिधारने ही वाले थे। उस धन धान्य से संपन्न मोहल्ले की बिक्री छूट जाने से उसकी आमदनी आधी हो गई थी। यहाँ नाप जोख को लेकर भी कोई खिचखिच नहीं थी। यहाँ मालकिन के तो बहुत कम ही दर्शन होते थे। नौकर चाकर ही मछली तोलवाते थे, जैसी मर्जी दे दो। उन्हें भला क्या पड़ी थी कि पसंगा देखते तराजू का पलड़ा अदल बदल कर दोबारे तुलवाते। भला कहो उस मौसीबाड़ी टोला का कि उन लोगों की मेहरबानी से वह डूबते डूबते भी उबर गया। इस बंगाली बाहुल्य मोहल्ला में देखते ही देखते पूरी टोकरी की मछली बिक जाती थी। मध्यम वर्ग के लोग थे। मोहल्ले की माई जी बूढ़ी अपने से मछली तोलवाती थीं। खोखन पर पूरा भरोसा और विश्वास से भरकर माई जी और बाबू लोग बोलते, खोखन अपना निजेर देशेर लोक, खराब माछ देवे की, एटा निश्चय लोकल माछ आछे। खोखन माई जी और बाबू लोगों के विश्वास से भरा व्यवहार पाकर भी भूला रहता अपने मन के सच को। उसे लगता ये बंगाली मानुष कितना अच्छा है। ये दादा लोग बूढ़ी लोग बोलता है तो खोखन सच में उनके देश का उनका अपना आदमी है। और माछ, वो अपने मन के सच को डकार जाता। हो सकता है लोकल तालाब का हो, वो मछली मारते तो देखा नहीं है। ये लोग झूठ तो बोलेंगे नहीं। न जाने कब वह अपने आप को भी पता लगे बगैर खुद को ठग लेता। फिर खोखन अपने आप पर हंसता। उसका जन्म यहीं इसी शहर में हुआ है, यहीं पला बड़ा हुआ, कभी बंगाल नहीं गया, कलकत्ता देखा नहीं। उसका बाबा माँ भी कभी बंगाल गया होता तो ज़रूर वहाँ का कोई बात बतलाता। हाँ, माँ बाबा बांग्ला जानता था तो वो भी माँ बाबा के साथ बांग्ला बोलने लगा। बस इतना ही रिश्ता है। खोखन को अब समझ में आने लगा कि बोली ही सब कुछ है, आदमी की असल पहचान है। तभी तो उन लोगों को वह अपने बंगाल का लगता है। खोखन की चेतना पर घट्टा बैठ गया था। उसकी खाल अपने आप जैसे मोटी हो गई थी। उसे ग्राहक सिर्फ ग्राहक दिखता है, बंगाली मराठी नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। उसके लिए तो वही ग्राहक सबसे अच्छा जो मछली को ताज़ा या बसिया होने का बखेड़ा नहीं करता, जो डंडी खुद पकड़ पकड़ कर तौल को लेकर उसके न तो ईमान को ललकारता है और ना ही उसका समय खराब करता है। अपना पराया के चक्कर में पड़ेगा तो उसका धंधा और उसकी आमदनी का क्या होगा। छोटे होटल वैसे शुरू से उसके धंधे में मददगार रहे हैं। जिस दिन देखता है कि अब वह मछली ग्राहकों के यहाँ नहीं चलेगी तो बस दाम घटाकर औने पौने भाव में किसी होटल में बेच देता है। कुछ तो दाम निकल ही आता है। रोड किनारे के उस डिस्को होटल के कुक से उसकी अच्छी जान पहचान है। औरों की तरह खोखन भी आज के लोगों को हिकारत से सोचता, एरे आजकल जाना चीना कतो दिन थाके,
কুককে কব কেমন 2-4 টাকা ধরিয়ে दिलाम बॉस। जैसे ही उसकी जोर की हुंकार सुनी नहीं कि किचन से बाहर निकल काउंटर के पास जाकर बोल पड़ता है, मालिक जी, खोखन की मछली में बड़ा स्वाद है। ग्राहक की कभी कोई शिकायत नहीं आती। ग्राहकों को अपने बाप दादों के समय से मुंह में वहाँ की मछली का स्वाद बसा है, तभी तो ग्राहक आते ही पूछते हैं, बालूघाट का रेहू बना है कि नहीं। बस खोखन पूरी टोकरी तौलकर नगद लेकर घर चला जाता। बेला खोखन से उस दिन बहुत खुश होती है जब कहीं से बड़ी पार्टी में सिर्फ मछली काटने का काम ही उसे मिलता है। ग्राहक सीधे 50, 60, 100, 200 किलो अपनी ज़रूरत से खरीद लाता है और खोखन को सिर्फ काटने का काम देता है। 1 किलो की कटाई 2 रुपया। अभी हाल ही में 100 किलो काटने का काम मिला था, पूरे 200 रुपये हाथ में मिले। दूसरे ही दिन बेला 100 रुपये की अपने लिए एक साड़ी खरीद लाई थी और कई दिनों तक झमकाती रही थी। हरीराम को भी ज़रूर एक झलक दिखलाई होगी, लेकिन ऐसे बेकार के भावों को ज़्यादा देर खोखन अपने मन में ठहरने नहीं देता। इधर से खोखन अपनी पत्नी में फ़र्क महसूस करने लगा है। जब भी बेला को अपनी से सटाता, चुम्मा चाटी लेता, उससे तृप्त होना चाहता, तो वह उसका साथ नहीं देती, जैसे वह बेला नहीं कोई दूसरी औरत हो। वह बिल्कुल ठंडी पड़ी रहती, कोई हरकत नहीं, किसी तरह की उत्तेजना नहीं। तभी तो उसे अपनी टोकरी में रखी कई दिनों की बर्फ़ वाली मछली याद आती। उसे अचरज होता, क्या होता जा रहा है बेला को, बिल्कुल ठंडी, जैसे बात व्यवहार में भी बासी बासी। मरी मछली की आँखों जैसी ही निर्जीव आँखें कहीं खोई हुई। उसे इस तरह से खोया खोया देखकर खोखन को चिंता होती, ज़रूर उसे कोई तकलीफ़ है, मिजाज की शौकीन है, पैसे पूरे नहीं पड़ते होंगे। इधर से उसने 1-2 होटल और भी पकड़ लिए थे और भी देर से आने लगा था। बेला के हाथ में पहले से ज़्यादा पैसा देने लगा था। लौटते वक्त शरीर थकान से टूटता होता, फिर भी मन पर काबू करके रोज़ ही बेला के लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीद कर लाता। तब भी बेला के व्यवहार में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता, जैसे कहीं वह रोज़ किसी गहराई में धंसती जा रही है। कभी कभी उसकी आंखें उसे रंगीन चंचल मछलियाँ लगती, जो तैरती हुई कभी कभार जल की सतह पर आती, और जैसे ही खोखन उसे पकड़ने की कोशिश करता, वे मचल कर तैरती हुई जल की गहराई में समा जाती। वो जैसे तट पर निराश उसे देखता रहता, फिर जल्दी ही निढाल होकर सो जाता। वह ज़्यादा देर मन को किसी उलझन में फंसा नहीं पाता था। कल मंडी से कितना माल उठाना है, कहाँ कहाँ पहुँचाना है, यह सब सोचने में ही उसका मन उसके दिमाग का साथ देता। बाकी की सोच ज़्यादा देर उसके मन में ठहरती ही नहीं थी, जैसे कोई तेज़ हवा सोच के उस बादल को उड़ा पुड़ा कर आकाश को स्वच्छ कर देता हो, ताकि वहाँ बचत, मुनाफा, शुभ लाभ जैसे शब्द अंकित हो सकें। एक दफ़ा वह किसी सगे की बारात करके लौट रहा था तो देखा बस जहाँ रुकी है वहीं एक तख्ती टंगी है, बालूघाट। न जाने क्या सोचकर वो वहीं बस से उतर गया। अपनी सोच तो बस से उतरने और उसके खुल जाने पर उसकी समझ में आई। वो बहुत दिनों से सुनते सुनाते आया था, बालूघाट की रेहू मछली, आज खुद यहाँ की मछली खरीद कर घर ले जाएगा। बेला ने भी कभी नहीं खाए हैं। एक दिन जिद कर रही थी कि बालूघाट की सुनहरे रंग की रेहू मछली उसने सपने में देखी है, तो खोखन हंसते हुए खींच के साथ बोला, हम खुद शाला बाप जन्म कभी बालूघाट का मांस खाया नहीं, तो तुमको कहाँ से खिलाएगा। वह सोचते हुए चला जा रहा था, अभी यहाँ से ले जाकर वह उसे देगा और सरसों मसाला में बनाने बोलेगा। हरीराम को भी खाने को बोलेगा, उसका पड़ोसी है, वो साला भी कभी नहीं खाया होगा। खोखन वहाँ से पूछते हुए सीधे मछली बाजार चला गया। सड़क के किनारे संकरी गली में चारों तरफ मछली खरीदते बेचते और 2 मर्दों की भीड़ लगी थी। रेहू, कतला, हिल्सा, कबई, मंगुरी, सभी तरह की मछलियों की ढेर लगी थी, लेकिन कहीं बालूघाट का रेहू नहीं मिला। एक अधेड़ उम्र की मोटी सी पान खाती हुई मछेरिन ने अपने मोटे भद्दे होंठ पर मुस्कुराहट लाते हुए अपने बगल में बैठे मर्द को आंख मारकर बोला, बालूघाट की मछली तो बालूघाट नदी पर ही जाल में फंसाई जाती है
और वहीं बिकती है, उसके लिए तो बाबू वहीं जाना पड़ेगा। यदि चिल्का झील की मछली चाहिए बाबू तो ये रही मछली। अपने सामने रेहू मछली की ढेर को दिखलाते हुए वह बोली। खोखन मन ही मन गुस्साया। आज तक हम दूसरा को बोका बनाता रहा, आज ये कोलकाता का बर्फ वाला मांस दिखलाकर हम ही को उड़ीसा का चिल्का झील का मांस बोलकर उल्लू बनाता है। उसने बालू घाट पर जाने का रास्ता पूछा और जब मुड़ने लगा तो उनकी सम्मिलित हंसी की गूंज उसका पीछा करती रही। वह उनके सम्मिलित हंसी का राज समझ नहीं पाया। मन ही मन उन्हें पाजी बदमाश बुदबुदाते हुए बालू घाट की तरफ जाने लगा। जब खोखन उस जगह पर पहुंचा तो पास से गुजरते हुए एक बूढ़े राहगीर से उसने पूछा कि यहाँ बालू घाट से निकाली गई मछली किधर मिलती है। वो राहगीर रुककर उसका मुंह देखता रहा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारता हुआ बोला, तुम कोई पागल उगल हो क्या भाई? राहगीर की बात पर अचकचा कर उसने पूछा, शेखी को था दादा? दूर तक फैले बालू का टीला दिखलाकर वह राहगीर बोला, ये रही बालूघाट नाम की नदी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यहाँ मछली हो सकती है? यहाँ से जाल फेंक कर मछली पकड़ी जा सकती है। खोखन हकला उठा, तो वो बालूघाट का रेहू माछ? राहगीर उन्मादी हंसी हंसा, वो हो, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? शायद तब तुम पैदा ही हुए होंगे। फिर वह राहगीर खोखन को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, या हो सकता है उस समय तक तुम पैदा नहीं भी हुए होगे। यहाँ पानी से लहराती एक नदी हुआ करती थी। उस नदी से रोज मनो मछली निकालकर बेची जाती थी। लेकिन वर्षों पहले जब से इस नदी के ऊपर बांध का डैम बना, नदी तो सूख गई और बालू का टीला बनकर यह जगह रह गई। पता नहीं इस नदी का किसने भविष्य जान लिया था और अतल जल से भरी इस नदी को बालू घाट नाम दे दिया था। खोखन लौट आया था। क्या बेला का बाबा भी बिना देखे बिना खाए बालू घाट का रेहू माछ की हाँक लगाया करता था? यदि वो जीवित होता तो उससे पूछता। दूसरे दिन साइकिल पर मछली की टोकरी लेकर जब वह निकला तो बालू घाट का ताजा रेहू माछ निकलते निकलते उसके मुंह में ही घुट कर रह गया। लेकिन वह ज्यादा देर किसी सोच में नहीं रहता था। उसने सोचा, चिल्का झील का रेहू माछ की हुकार लगाते हैं। लेकिन आज वह पहली दफा अपने मन से डर गया था। वो कभी उड़ीसा गया ही नहीं। यदि वहाँ भी चिल्का झील नाम की कोई झील अब रही ही न हो तो, लोक कथाओं तक ही वह जगह भी सीमित रह गई हो तो, जो भी दया ममता रखने वाले बंगाली ग्राहक हैं वो भी छूट जाएंगे। बालूघाट से लौटने के बाद उसे थकान महसूस हो रही थी, फिर भी बाजार निकल आया था। थकान और ज्वर से जब बदन अकड़ने लगा तो वो जल्दी ही घर आ गया। रविवार का दिन था, वैसे भी आज बिक्री कम होती थी। घर पहुंचकर देखा तो बेला कमरा बंद किए शायद सो रही थी। खोखन पहले धीरे धीरे, फिर कोई जवाब नहीं पाने पर जोर जोर से दरवाज़ा बड़बड़ाने लगा। भीतर से बहुत ही धीरे से फुसफुसाहट की आवाज़ आई। खोखन का अब किसी आशंका का डर गुस्से में बदलने लगा। वह जोर जोर से दरवाजे पर लात मारने लगा। दरवाज़ा खुला तो खोखन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो और सारी दुनिया भरभरा कर गिर रही हो, निस्त नाबूद हो रही हो और वह मलबे के नीचे दबता जा रहा हो। हरिराम सिर पिटाया हुआ सा क्षण भर को आंखें नीची किए ठिठका, फिर बर्छी की तरह बाहर निकलकर लंबे लंबे डग भरता बाउंड्री वॉल के उस पार चला गया। खोखन से कुछ नहीं बोला गया। उसे एक बारगी लगा जैसे किसी बहुत ही ऊंची जगह से धकेल दिया गया हो। वह छत विक्षत जमीन पर छितराया हुआ लहू लुहान पड़ा हुआ हो। वह निढाल बिस्तर पर गिर पड़ा। अपनी हथेली से आंख ढके जस का तस पड़ा रहा। उसे याद नहीं कितनी देर वह पड़ा रहा, कब तक वह अपने भीतर और बाहर के ताप में पिघलता रहा। रात को जब आँख खुली तो देखा बेला उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी दे रही है और उसका बदन आग की तरह जल रहा है। उसने बेला का हाथ जोर से झटक कर अलग करना चाहा, लेकिन कमजोरी से उसका हाथ अपनी जगह से हिला ही नहीं। कई दिनों के बाद जब वह ठीक हुआ तो साइकिल लेकर निकला। पैडल पर अन्य दिनों की अपेक्षा आज उसके पैर धीरे धीरे थके हुए पड़ रहे थे, जैसे बाजार जा नहीं रहा हो बल्कि वापस आ रहा हो।
आज इस तरह से कोई और धोखा देता तो वह बेला से कहता, साला हम सबको बट्टा मारता है, आज हमको ही बट्टा लगा गया। खूब बड़ा बट्टा लगा, ऐसा बट्टा कि वह अपने आप से बोलते हुए सुबकने लगा। आंखें आंसुओं से भरी थी, सो साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। सड़क किनारे एक चापाकल देखकर उसने साइकिल वहीं लगा दी। पानी का छींटा आंख पर मारा, कमीज उठाकर अपनी आंखें पोंछी, कुछ देर सुस्ताने की गरज से वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। लेकिन बेला को छोड़कर कोई उसका अपना भी तो नहीं जिसे यह सब कह सके। बेला का प्यार, उसका अपनापन, उसका विश्वास तो बालूघाट का माछ हो गया। तो क्या आज इस संसार में भरोसा, प्यार, दोस्ती, विश्वास সবে বালুঘাট का মাছ যেমন লোককথার গল্প হয়ে থেকে গেল। जिस बेला को अपन शुधु अपन समझकर ভালোবাসা, वो तो हरिराम के शरीर गंधों से पोचा माछेर मतन गंध करছে। यह सब सोचते हुए वह साइकिल पर चला जा रहा था। बेला की बात याद आते ही उसका जी चाहा जोर जोर से हाँक लगाए। कोलकाता का बरफ का पोचा माछ, 2 दिनेर बासी माछ आछे, जे नीते जाए निए जाओ। उसे लगा टोकरी में माछ नहीं, गंधाती हुई कई दिनों की बासी बर्फ वाली बेला को वह बेच रहा है।